स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की इस बुक सीरीज में बेहद स्वागत करती हूँ। तो आइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में यदि आपको याद है तो हमने 2 चैप्टर्स कवर किए थे। आज की क्लास में भी हम 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहला होगा कोस्टल इरोजन एंड रेगुलेशन और दूसरा होगा डिफॉरेस्टेशन। दोनों ही चैप्टर को जो कवर करने का हमारी अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि ये दोनों ही चीज़ें हैं क्या, व्हाट पर हमारा ध्यान होगा। देन जो डिफॉरेस्टेशन है या कोस्टल इरोजन है, जिसको हिंदी में तटीय अपरदन भी कहते हैं, ये किन कारणों से हो रहा है। अगर हम कॉजेस समझ लेंगे देन हम मूव ऑन करेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहे हैं। इम्पैक्ट देखने के बाद हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं जो इस समस्या को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उठाए गए हैं। तो हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर भी बात करेंगे। जब हम डिफॉरेस्टेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में भी हम यहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के मज़ा आएगा। दोनों चैप्टर आसान हैं, सिर्फ एक बार समझ लेंगे, क्लास को पूरा देख लेंगे, तो जब आप बुक से इसको रिवाइज करेंगे इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, बहुत आसान हो जाएगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लेलिस्ट में अब तक जितनी भी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं वो सारी आपने देख ली होगी एंड बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लास शुरू करते हैं, लेकिन आपसे मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं, तो आप इनको लाइक किए बिना मत जाइएगा, राइट है। इट्स अ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ। एंड साथ ही आप अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, इट्स ओपन। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ इन क्लासेस को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आइए कोस्टल इरोजन वाला जो हमारा चैप्टर है, इसकी जो है शुरुआत करते हैं। थोड़े से बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट है। तो कोस्टल इरोजन या फिर तटीय अपरदन, तो देखिए आपका जो ये लैंड मास, राइट है, जहाँ पे जो सी के लिए आप एक पूरा का पूरा देखते हैं इस तरह का सिस्टम, वहाँ पे जो वेव एनर्जी है, क्योंकि ये जो तरंगे हैं लगातार इस लैंड मास के कांटेक्ट में आ रही हैं, है ना। ये जो वेव्स है इनके पास अपना एक एनर्जी होता है। तो आप देखोगे कि इसका जो इन वेव एनर्जी के साथ एक लगातार आप कह सकते हैं कांटेक्ट देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको कटाव फटाव टूट फूट ये जो है दिखाई देगी, राइट है। एंड इस टूट फूट कटाव फटाव को ही हम तटीय अपरदन या कोस्टल इरोजन बोल देते हैं। देखो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट है। जितनी भी आपके समुद्र हैं उनके पास जो भी तट हैं वो उस वेव एनर्जी की वजह से क्या होते रहते हैं, बेसिकली इरोड होते रहते हैं। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको इस लैंड मास को लॉस ही दिखाई नहीं देता है। अगर आप चीज़ों को नेचुरली होने दें तो 2 तरह की प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पहला क्या होता है कि अगर बेसिकली इन वेव एनर्जी के कांटेक्ट में आपका जो इरोजन हो रहा है तो जो आपका लैंड है, राइट है, उसका लॉस हो रहा है, परफेक्ट है। लेकिन साथ में देखिए जो वीव्स होती है, जो वाटर होता है, वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट बहाकर भी लेके आता है ना। अपने साथ बहुत सारा डिपोजिशन जो है लेके आता है एंड उस सारे मैटर को वो कहीं ना कहीं पर डिपॉजिट भी कर देता है। तो आप ये देखोगे कि सिर्फ लैंड मास का लॉस ही नहीं हो रहा, बल्कि कहीं ना कहीं आपको जो आपका लैंड मास है उसका क्रिएशन यानी कि निर्माण भी देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो नेचुरली ये ना आप देखोगे एक सिस्टम चलता रहता है कि कहीं पर अगर लॉस हुआ है तो कहीं पर हमने उसको एक्वायर भी किया होगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं थी। लेकिन होता क्या है, जब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, बदलते हुए जलवायु की वजह से ये जो इरोजन वाली जो प्रक्रिया है, ये जो आपका लैंड मास का लॉस होने वाला एक प्रोसेस है, ये बहुत एक्सलरेट कर जाए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ये जो डिपोजिशन था, राइट है, सेडिमेंट्स को लाकर जो एक डिपोजिशन, एक निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिल रही थी, ये काफ़ी कम हो। तो आप देखेंगे कि अगर आप सम निकालोगे तो जमीन का, लैंड का नुकसान ज्यादा हो रहा है, राइट है। और जमीन की जरूरत हमें अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हैबिटेट देने के लिए, उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो कोस्टल इरोजन है एक्चुअली ना सिर्फ वो इसलिए जो है कह सकते हैं आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे कोस्टल इकोसिस्टम से ये रिलेवेंट है, बल्कि आप देखोगे कि जो कोस्टल एरिया होता है ना,
वहाँ पर आपको ज़्यादातर पूरी दुनिया में आप देखिएगा ज़्यादातर बहुत जो डेवलप्ड सिटीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ होते हैं, वो एस्टैब्लिश मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे लैंड मास का लॉस हो रहा है, अगर ये कोस्टल इरोजन हो रहा है, तो वो जो पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ती जा रही है, उनके लिए हैबिटेट की समस्या हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन कम हो रही है तो फूड इनसिक्योरिटी का इश्यू हो जाएगा। एंड साथ में यहाँ पर जो मिलने वाले स्पीसीज हैं, राइट है, उनके लिए भी हैबिटेट का एक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, तो एक बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना होगा कि जो लैंड मास का लॉस होना है और जो लैंड मास का एक तरीके से क्रिएशन होना है, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। पूरी ही आपका जो बेसिकली प्लैनेट है, इस पे ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, और हम इसीलिए कहते हैं कि जो अर्थ है वो अपने आप में इंटरनल एडजस्टमेंट करते रहता है। बट इस नेचुरल प्रोसेस में जब ह्यूमन इंटरवेंशंस आ जाते हैं तो समस्या शुरू हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई फिर चैप्टर का नेम रखा गया है कोस्टल इरोजन एंड रेगुलेशन, क्योंकि फिर हमें क्या है, इन चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। राइट है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल्ड में समझेंगे, बट उससे पहले आपके लिए एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेरे पास सूचना है, वो दरअसल ये है कि स्टडी IQ का जो P2I बैच है, वो दरअसल 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और तीनों भाषाओं में इसमें क्लासेस होने वाली हैं। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप जो है बैच का ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, हम सब आपको इन क्लासेस में लाइव पढ़ाते हैं, तो आपका हमारा एक लाइव इंटरेक्शन रहता है। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे जो है डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मेंटर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जो 24 घंटे आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, और आप जब चाहें जिस प्रॉब्लम को चाहें उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स यहाँ पे मिलते हैं, आपके लिए कंप्लीट बुक का एक पैकेज जो है हमारी टीम की तरफ से बनाया गया है, वो आपके घर भेजा जाता है। और इसका USP है मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जो कि होगा, है ना, हम पूरी मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे तो होगा क्लियर, तो फिर आपके जो मीन्स की तैयारी की जिम्मेदारी है, आपकी रहने खाने की व्यवस्था है, वो स्टडी IQ की होगी, ताकि आप निश्चिंत होकर जो है अपनी मीन्स की तैयारी करें। अगर इस बैच के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर पिंग कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों के लिए ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, राइट। क्योंकि UPSC की तैयारी एक लंबा सफ़र है, तो फीस हमने पहले ही काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रखी है। बट अगर यहाँ पर भी आप जो आपका फैकल्टी कोड है, दैट इज़ प्राची लाइव, आपके फैकल्टी का नेम PRACHI क्योंकि आपकी लाइव क्लासेस होते हैं, इसको अगर यूज़ करते हो तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होता है वो आपको जो है मिल जाता है, राइट है। तो टेलीग्राम चैनल के बारे में, कोर्स के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। वापस से चलते हैं अपनी क्लास की ओर, राइट है। तो चलिए, हमने देखो कोस्टल इरोजन के बारे में ढंग से समझा, है ना। अब हम देखते हैं कि किस तरह की जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, कोस्टल इरोजन एक्चुअली क्या होगा, एक दिन की कहानी तो है नहीं, है ना। लॉन्ग टर्म में रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक होता है अलोंग द कोस्ट लाइन, यानी कि जो आपकी कोस्ट लाइन है, धीरे 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 करके जब वहां से आप कहेंगे कि एक रिमूवल ऑफ जो सेडिमेंट्स है, जिसके डिपोजिशन से वो बना था, वो जब खत्म होने लगता है तो उसको हम कोस्टल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है कि हमेशा जो वेव एक्शन यहाँ पे होता रहता है, टाइड्स आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक विंड ड्रिवन वाटर का एक मूवमेंट देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो कोस्ट लाइन है वो रीशेप होने लगता है ना। और ये सारे ड्राइवर्स मिलके बेसिकली एक इरोजन का रीजन यहाँ पर बनते हैं। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम कोस्टल एरिया के पास कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिजोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि कोस्टल वाले एरिया में जो एक्वाकल्चर है उसको बड़ा एग्रेसिवली जो है कर रहे हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इस कोस्टल इरोजन को ज़्यादा बेसिकली आप कहेंगे एक्सलरेट कर देते हैं, ज़्यादा तेज कर देते हैं, एंड यहीं से जो है समस्या शुरू हो जाती है। तो देखो क्या हालत जो है अभी कोस्टल इरोजन की चल रही है। अगर इसकी डाटा की हम बात करें, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस है उनकी तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए थे। उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने ये कहा अगर पिछले 28 सालों की बात करें तो हमारी कंट्री का जो 34% कोस्ट लाइन है, टोटल में से जो 34% कोस्ट लाइन है वो अलग अलग डिग्री के इरोजन को फेस कर रहा है। ठीक है, साथ में उन्होंने ये बोला था कि जितनी भी कोस्ट लाइन हमने बेसिकली स्टडी की है उसमें से 26% कोस्ट लाइन एक प्रोसेस से गुजर रहा है, जिस प्रोसेस का नाम है एक्रिशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ आपका इरोजन ही नहीं हो रहा है, लैंड मास खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि डिपोजिशन भी हो रहा है ना। तो लैंड मास क्रिएट भी हो रहा है। तो यही बताया गया कि जितनी भी कोस्ट लाइन हमने स्टडी की है उसमें से 26% में ये जो क्रिएशन वाला एक आपको प्रोसेस है ये देखने के लिए यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेडिमेंट्स यहाँ पे क्या है डिपॉजिट होते जा रहे हैं एंड ओवर द पीरियड यहाँ पे आपको एक लैंड का बिल्डअप देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वेरी गुड थिंग। साथ में उन्होंने ये बताया 40% कोस्ट लाइन ऐसी है जो ऑलमोस्ट स्टेबल है, ना तो वहाँ पे लॉस है ना वहाँ पे क्रिएशन है। ठीक है, उन साथ ही उन्होंने ये बताया जितना भी हमने स्टेट्स को एनालाइज किया है तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे जो है इरोजन सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है। देन इसके बाद केरला, तमिलनाडु, गुजरात की बारी आती है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो कोस्टल इरोजन है उसकी एक क्या सिचुएशन चलती है। अब देखो रीजंस की बात कर लेते हैं। इरोजन तो हमें समझ में आ ही गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इनमें आप देखोगे कि जब भी कोई फैक्टर की आप बात करोगे दो तरह के फैक्टर हमेशा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक जो आपके नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, है ना, और जो आपके बेसिकली मैन मेड फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोस्ट लाइन के पास हमेशा एक वेव एक्टिविटी होती रहती है, टाइड्स आपके लो टाइड हाई टाइड्स आते जाते रहते हैं, दीज आर दी नेचुरल फैक्टर्स, राइट। बट मैंने बताया कि किस तरीके से कोस्टल एरिया में अगर एक अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाए, दिस इज द मैन मेड फैक्टर। तो दोनों ही तरह के जो है फैक्टर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए कि बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जैसे आप देखोगे बीच सैंड की माइनिंग हो रही है, तो आपको पता है बीचेस पे काफ़ी सारा आपको सैंड मिल जाएगा। इस सैंड का फिर आप जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो, तो इसकी जो माइनिंग आप कर रहे हो, है ना, तो इसकी वजह से कोस्टल एरिया में जो इरोजन होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है, तेज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि कोस्टल स्ट्रक्चर्स अगर आप बना रहे हो तो उनका जो वहाँ के ड्यून्स हैं, वहाँ का जो वेजिटेशन है कोस्टल एरिया का, जो इस पूरे इकोसिस्टम को बिल्डअप करके रखता है, वो दरअसल ख़त्म हो जाता है एंड देन उसकी वजह से फिर क्या है आपको एक इरोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी कोस्ट लाइन क्या है मोर वल्नरेबल हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखोगे कि जैसे आप जो सी बेड है, राइट है, उसका एग्जीबिशन कर रहे हो, अगर सी बेड का एग्जीबिशन कर रहे हो या फिर बेसिकली आप ये देख रहे हो कि जो सेडिमेंट्स की सप्लाई का एक नेचुरल फ्लो था, ठीक है, कितना सिल्ट रिवर लेके आ रही है, कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना सिल्ट आगे जो है ले जा रही है, एक जो नेचुरल फ्लो सेडिमेंट्स का है, अगर किसी भी रीजन से, ठीक है, आप सी बेड का बेसिकली एग्जीबिशन करते हो या कुछ भी वो डिस्टर्ब होता है, तो इससे भी कोस्टल इरोजन की जो प्रक्रिया है उसमें इजाफा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे जो हमारे जैसे मैंग्रोव्स हैं, अगर उनकी जो है कटाई देखने को मिले या फिर जो बेसिकली एक्वाकल्चर को लेकर हम कमर्शियली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एक हम वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया का इकोसिस्टम है उसका जो बैलेंस है वो खराब हो रहा है, राइट। ये तो हमें समझ में आ गया कि कोस्टल इरोजन है क्या और उसके कॉजेस क्या हैं। अब हम बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है, राइट है। तो इम्पैक्ट की बात करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो जो आपका कोस्टल एरिया है वहाँ का ना अपना एक बहुत ही वाइब्रेंट एक आप कह सकते हैं एक बहुत ही वाइब्रेंट वहाँ की कम्युनिटी होती है। वहाँ का जो फ्लोरा फ्योना, आपके जो वेजिटेशंस हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर इरोजन हो रहा होगा, लैंड का अगर लॉस हो रहा है, दैट मीन्स जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर घर का विनाश होगा तो घर में रहने वाले जो जीव हैं अल्टीमेटली उन पे तो असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वन ऑफ द एक्चुअली इम्पैक्ट इज कि जो एनिमल और प्लांट हैबिटेट्स है वो यहाँ पे क्या है बेसिकली डिस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जो आपका फिशिंग इंडस्ट्री है उस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। देखो कई बार ना ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाते हैं रिसोर्सेज का।
है ना? जैसे अगर आप देखोगे कि ज़्यादा फिशिंग के आप कहोगे प्रोडक्शन के लिए अगर अलग तरह का एक एक्वाकल्चर वहाँ पे शुरू किया है, पूल्स वगैरह बना दिए गए हैं, उन पूल्स में आप जो है फिश का एक प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है? तो शुरुआती तौर पर हो सकता है ये आपको बेनिफिट दे, बट इन अ लॉन्ग टर्म, है ना? बट इन अ लॉन्ग टर्म वहाँ का जो हैबिटेट आपने ऑल्टर कर दिया है अपने इंटरवेंशन की वजह से, तो फिर क्या होगा, वो जो प्रोडक्शन में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी ना, वो वापस से कम हो जाएगा। तो जो बेसिकली बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं या जो कमर्शियली फिशिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके पास तो शायद ऐसे रिसोर्सेज़, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ होंगे कि वो कोप अप कर सकें। बट जो मछुआरा समुदाय होता है, जो अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है मछली पालन को लेकर, मछली को पकड़ने को लेकर, उनकी लाइवलीहुड के लिए एक चैलेंज यहाँ पे फिर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दरअसल जो एस्चुरीज हैं और जो शैलो कोस्टल वाटर्स हैं, ठीक है, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए, खासकर वो वाली फिशिंग एक्टिविटीज़ जिस पे मछुआरा समुदाय अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है, ठीक है। अगर इरोजन होगा तो ये जो एस्चुरीज है, ये जो कोस्टल वाटर है, इस पे अफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिशिंग इंडस्ट्री को इकोनॉमिक लॉस सफ़र करने पड़ते हैं, क्योंकि जो आपका फिशेस का यील्ड है, वो यील्ड यहाँ पे गिरने लगता है, ठीक है। तो ये इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, यहाँ का जो एक फर्टाइल लैंड होता है उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशंस होता रहता है ना, तो वो जो डिपॉजिट होने वाले सेडिमेंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो वो जो इनरिच्ड एक सेडिमेंट्स हैं, अगर वो इरोड हो जाएंगे, तो एक ऐसा बेसिकली आपने देखो एक फर्टाइल ऐसी मिट्टी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकती थी, उसको खो दिया है। तो लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड यहाँ पे हो जाता है। तो फूड सिक्योरिटी पर और लोगों की जो है लाइवलीहुड पर फिर अगेन इसका जो है एक चैलेंज देखने के लिए मिलेगा। साथ में जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टूरिज्म है, उसका भी लॉस होता है। तो आपका जो कोस्टल एरिया है, राइट है, उसमें आपके जो पोर्ट्स होते हैं, डॉकयार्ड्स होते हैं, आप इनको बनाते हैं, बंदरगाह वगैरह होंगे, राइट है। बहुत लंबे टाइम में जब इस तरह का इरोजन बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली जो है उस पूरे कोस्ट लाइन को इम्पैक्ट करेगा, तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी इसका असर देखने के लिए मिलेगा, राइट है। एंड इसके अलावा जो कोस्ट लाइन आपके बीच होते हैं, जैसे गोवा के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनकी जो एक एस्थेटिक वैल्यू होती है वो भी वहाँ से चली जाती है, तो इसका फिर टूरिज्म पे भी इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि लोगों के जीविका यापन पे ही इसका असर देखने को मिल रहा है, राइट है। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। तो अब कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने की उसी तरीके से ज़रूरत है जिस तरीके से आप अपने जंगलों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं, वो भी तो आपने अपना क्या है टेरिटोरियल जो आपका एक सिस्टम था उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही कदम उठाए हुए हैं। तो अब कोस्ट लाइन भी आपका इसी तरह का इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है जिसको ज़रूरी है आपको प्रोटेक्ट भी करे और कंजर्व भी करे। तो कुछ इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन आप कह लीजिए बता रही हूँ, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। तो ये ना एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये ना एक कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है रिलीज करते हैं, जहां पर दरअसल उनकी तरफ से मैप किया जाता है इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन को कि किस तरह की सिचुएशन, किस तरह के चैलेंजेस जो कोस्ट लाइन है वो फेस कर रही है, ठीक है। वो देखते हैं कि भाई सी लेवल जो राइज हो रहा है उसका क्या इम्प्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो शोर लाइन चेंज रेट कितना हो रहा है, कोस्टल एलिवेशन कितना हो रहा है, कोस्टल स्लोप वगैरह कैसी जा रही है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, ताकि एक बार जब आपके पास प्रॉपर मैपिंग होगी, प्रॉपर डाटा होगा, तब आप उसके अकॉर्डिंगली उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ डिसीजंस ले सकेंगे। देन दूसरा आपके पास है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपके जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट में जो है रिसर्च करता है, और इनका जो मेन फोकस होता है कोस्टल एरिया का जो रिसोर्सेज है और जो एनवायरनमेंट है उस पे होता है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडीज वगैरह जो है इनके द्वारा यहाँ पे की जाती है। परफेक्ट है। इसके बाद एक करंट अफेयर में एक्चुअली कुछ साल पहले था, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं, आप 2022 और 21 का दौर मान लीजिए, आपका ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम,
ये जो ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम है, ये एक तरीका का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। आप कह सकते हैं कि इको लेबल दे दिया गया है। कोई चीज़ जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है तो हम उसको एक ग्रीन टैग दे देते हैं ना, या फिर जब कोई चीज़ ऑर्गेनिक होती है जिसमें हमने पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं किया होता है, तो हम उसको ऑर्गेनिक का एक जो है लेबल दे देते हैं। इन अ सिमिलर मैनर वो बीच जहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया है, वो बीच जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, टूरिज्म भी सस्टेनेबल तरीके से चल रहा है, और जो कंजर्वेशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी देखने को मिल रही है, तो उनको एक लेबल दे दिया जाता है और उसी का नाम आपका जो है ब्लू फ्लैग बीच आपका सर्टिफिकेशन। ठीक है जी। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। ठीक है, ये जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यहाँ पे देते हैं। भारत के अंदर भी आप देखोगे तो करीब 12 ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेस जो है अब तक 2022 तक का जब डाटा हमारे पास था तब तक हो गए थे। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे जो गोल्डन उड़ीसा का है, कप्पड़ केरला का है, इडन पुदुचेरी का है ना, ये सारे हैं। ओके, अब तक हमने जितना भी पढ़ा, इट इज ऑल अबाउट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है ना सिर्फ स्टैटिक का पार्ट है, बल्कि इनसे रिलेटेड आपको करंट अफेयर में भी काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है आपका, उन्होंने क्या किया था, 2014 में एक कमेटी बनाई थी डॉक्टर शैलेश नायक की, आप कह सकते हैं बेसिकली चेयरमैनशिप में। ठीक है जी, ताकि वो ये बता सके कि भाई 2011 वाले जो हमारे पास ऑलरेडी रेगुलेशंस हैं उनमें भाई क्या चैलेंजेस हैं और क्या आप जो है बेहतर सुझाव देंगे। 2015 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है शैलेश नायक जो कमेटी थी उन्होंने सबमिट कर दी थी। एंड फाइनली जो कोस्टल स्टेट्स वगैरह थे उनके साथ आप देखोगे एक तरीके से बातचीत करके जो हमारी यूनियन कैबिनेट थी है ना, उन्होंने बेसिकली क्या है अपनी नई रेगुलेशंस निकाली थी 2018 की, और मिनिस्ट्री के द्वारा उन रेगुलेशंस को 2019 में अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान आप रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है ना, या फिर ये जो कोस्टल एरिया की रेगुलेशन को लेकर कुछ गाइडलाइन सरकार ने दी थी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहली बात, उनका नाम क्या है? कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? जो कोस्टल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, यहाँ का इकोसिस्टम भी और यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज भी। एक तरीके से जो आपके कोस्टल एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे जो है बात कही जा रही है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 2011 के टाइम पे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे उनमें क्या किया, 2019 में कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए इस वाले डायग्राम को बहुत ही क्या है आपको आराम से समझना होगा। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अब देखो ये तो आपको अपना जो है पानी वाला वाटर वाला एरिया दिखाई दे रहा है। आपको पता है ना जो आपकी कोस्ट लाइन इधर होती है उससे 12 नॉटिकल मील तक हमारा जो अपना एक एक्सक्लूसिव अपना जो एक जोन होता है, राइट है। इसके बाद इधर आप देखोगे कोस्टल आपका एरिया हो जाता है, दिस इज योर कोस्ट लाइन। और कोस्ट लाइन से जो आप देखोगे जब टाइड आता रहता है तो पानी जो है लैंड वाली तरफ है ना बढ़ता रहता है। तो लो टाइड आते हैं तो पानी जहां तक जाएगा उसको हम बोल देते हैं लो टाइड लाइन। ठीक है, जब हाई टाइड आते हैं यानी कि ऊंचे ऊंचे टाइड्स आते हैं, पानी थोड़ा और डीप अंदर तक जाएगा, उसको हम बोल देते हैं हाई टाइड लाइन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के एरिया को फिर क्या बोल देंगे, इंटर टाइड लाइन। और आपको याद होगा ये जो इंटर टाइडल जोन्स होते हैं यहाँ पे मैंग्रोव्स बहुत अच्छे से जो है पनपते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है जी, तो आपकी कोस्ट लाइन है, इससे इधर 12 नॉटिकल मील तक का एक एरिया, देन आपका लो टाइड लाइन, देन आप आगे जाएंगे तो आपका हाई टाइड लाइन, एंड देन कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पे ऑलरेडी काफी डेवलपमेंट वगैरह हो चुका है। कोई अर्बन सिटी हो सकती है जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी अच्छी खासी हो, कोई एरिया ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे रूरल टाइप का एरिया, ग्रामीण जगह का जो है इलाका है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं पे हुआ है। तो हर एक एरिया को अलग तरीके से डिमार्केट करने की जरूरत है एंड उसके लिए अलग तरीके से रेगुलेशन लाने की जरूरत है। इसी को जो है समराइज करके कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 में सरकार की तरफ से लाया गया था। ठीक है, देखते हैं कि भाई एक तरीके से क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था, राइट है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो देखो जो इंटर टाइडल एरिया है
और जो आपका इको सेंसिटिव कोई भी एरिया है, तो जो टाइडल लाइंस के बीच का एरिया है और जो इको सेंसिटिव एरिया है ना, उनको सरकार ने क्या कह दिया, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से सरकार ने कह दिया कि भाई वो वाला एरिया जो डेवलप्ड हो चुका है वो आपका जोन 2 में आ जाएगा। फिर वो वाला एरिया जहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड सा जो है आपको देखने को मिलेगा, अनडिस्टर्ब्ड है नॉट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, माफ कीजिएगा, अनडिस्टर्ब्ड है, वो आपका जोन बेसिकली 3rd में देखने को मिल जाएगा, जो ना 1 में आता ना 2 में आता। फिर आपने देखा जो लो टाइड लाइन है और 12 नॉटिकल मील वाला जो एरिया, यानी कि दिस वन है ना, जो कि एक तरीके से वाटर बॉडी से इन्फ्लुएंस रहने वाला है, इसको आपने सीआरजेड जो है 4th में बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने 2011 में डिवाइड किया था। ये हमारे समझने के लिए अब नहीं है, इट जस्ट फॉर योर कि जब मैं 19 वाला समझाऊं तो आपको पता चले चेंजेस क्या गए हैं। ये पुराने थे, अब ये यूज में नहीं आते, 2019 में सरकार नए लेके आई, अब ये नए वाले थोड़ा समझते हैं। नाउ फोकस करना, देखो जो बेसिकली आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन 4th है, वो अभी भी आपका क्या है, जो आपका लो टाइड लाइन से लेकर, ठीक है, और ये जो आपका 12 नॉटिकल मील वाला एरिया है, ठीक है, इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन 4A के अंदर जो है सरकार ने डाल दिया है। ठीक है जी, दूसरा जो है आपने कोस्टल रेगुलेशन जोन 4th B के अंदर वो वाला एरिया डाल दिया जो वाटर बॉडीज टाइड से इन्फ्लुएंस रहती है, कि जो टाइड का पानी जहाँ पे भी भरता रहता होगा उसको बेसिकली इससे डाल दिया है 4th में। फिर क्या किया है, जो आपका इको सेंसिटिव एरिया होगा, जो भी आपका एरिया ऐसा, जैसे CRZ1 जो भी आपका इको सेंसिटिव एरिया है उसको CRZ1 के अंदर डाल दिया है। जो आपका इंटर टाइडल एरिया है, यानी कि आपका लो टाइड लाइन से लेकर हाई टाइड लाइन तक के जो बीच का एरिया है, इंटर टाइडल एरिया, इसको रेगुलेशन जोन 1B के रूप में कैटेगराइज कर दिया है। देन इसके बाद क्या किया, पॉपुलेशन की डेंसिटी के आधार पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे आप देखोगे वो एरिया जो डेवलप्ड हो चुका है और शोर लाइन के क्लोज है, उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन 2nd डाल दिया है। 3rd को अगेन कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में डिवाइड कर दिया। क्या कहा, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 स्क्वायर किलोमीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, वो आपका CRZ 3rd E में आएगा। दूसरा कहा, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 स्क्वायर किलोमीटर से कम होगी, है ना, उसको CRZ 3rd B के अंदर डाल दिया है। तो बेसिकली क्या किया, जो आपका CRZ1 था उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वहां पे एक ही कैटेगरी थी CRZ1, उसमें इको सेंसिटिव भी आता था और इंटरटाइडल भी आता था। यहाँ पे क्या कर दिया, CRZ1 अलग कर दिया इको सेंसिटिव, CRZ1B अलग कर दिया इंटरटाइडल वाला। ठीक है, CRZ2 वाला वो बोल दिया कि जो डेवलप्ड काफी अच्छा खासा हो चुका है, शोर लाइन के पास है। 3rd वाले को अगेन 2 में बांटा गया, जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है। 4th वाले को भी अगेन 2 एरिया में बांटा गया, एक आपका लो टाइडल लाइन से 12 नॉटिकल मील तक वाला एरिया, और दूसरा वो एरिया जो टाइडल इन्फ्लुएंस में रहता है ना, और एक आपका नो डेवलपमेंट जोन बनाया गया। ये पहले भी था, इस बार बना दिया गया। नो डेवलपमेंट जोन कौन सा होगा, ये जो आप एक हाई टाइड लाइन यहाँ पे देख पा रहे हो, हाई टाइड लाइन से लेकर, ठीक है जी, 50 मीटर, ठीक है जी, CRZ 3rd A के अंदर ये एरिया आपका नो डेवलपमेंट जोन होगा। साथ में 200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन से होगा जो CRZ 3rd B वाला एरिया है। देखो कैसे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक आपकी क्या है, ये आपकी हाई टाइड लाइन है, ठीक है जी, और एक आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन वो वाला है बेसिकली 2nd A वाला, जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है। तो वहां पे 50 मीटर तक का जो एरिया है नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया। भाई 50 मीटर में क्या है, बेसिकली कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है ना, जो आपका बेसिकली 3rd B है, वहां पे क्या बोला, हाई टाइड लाइन से लेकर और कोस्टल रेगुलेशन जोन 3rd B के अंदर 200 मीटर तक का एरिया ऐसा होगा जहाँ पे आप जो है डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उसको नो डेवलपमेंट जोन के अंदर जो है बांट दिया गया। ठीक है, ये न्यू क्लासिफिकेशन जो है सरकार की तरफ से अपनी नई रेगुलेशन गाइडलाइंस में की गई। इसको प्लीज एक बार बुक से अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर टाइडलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ उन्होंने क्या कह दिया कि उसके बारे में बता दिया है डिटेल की। अब कहाँ पे जो है नए रूल्स कहते हैं आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कहाँ पे जो है रूल्स कहते हैं आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जैसे जो आपका CRZ 1 था या जो आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया था, वहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिट कर दिया गया, सिवाय जब तक कि वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ना हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर कोई भी स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट हो। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पे इसको आप देख सकते हो। CRZ 2 या फिर जो अर्बन एरियाज थे, वहाँ पे क्या बोला, नया कंस्ट्रक्शन सिर्फ तभी अलाउ होगा जब ये बिल्कुल पता चल जाए कि वो बहुत ज़रूरी है और उसको लोकल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के तरह तहत क्लियरेंस मिली हुई हो, तो ही जो है न्यू कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया जाएगा। थर्ड वाला देखोगे रूरल एरिया वाला, इसमें न्यू कंस्ट्रक्शन तभी अलाउ होगी जब अगेन वो लोकल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान से जो है क्लियरेंस लेकर आएगा। टूरिज्म एक्टिविटीज भी यहाँ पे अलाउ कर देंगे, नई इंडस्ट्रीज को भी अलाउ कर देंगे, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए भाई, फिश को लेके, सीवीड को लेके, डिसैलिनेशन कोई प्लांट हो, कोई अब वैसी इंडस्ट्री लगाने लगो कोल रिलेटेड, स्टील रिलेटेड, उसको परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, इस नाम से ही समझ जाओ, कोस्टल रेगुलेशन जीन, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है ना, गाइडलाइंस, कि पहले तो कोस्टल एरिया को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया, CRZ 1, B, है ना, इस तरीके से। देन हर जोन के अंदर किन एक्टिविटीज को किया जा सकता है, किनको नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पे जो है स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप यहाँ से पढ़ोगे, बहुत ही आराम से जो है आपको समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे कुछ और इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं जो कोस्टल जोन के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। जैसे आपका नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो देखो जी, CRZ आपकी नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, इनको लेके कोऑर्डिनेशन, इनको लेके मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा, तो आपकी ये वाली अथॉरिटी करेगी। फिर आपकी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, ये बेसिकली क्या करती है, जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी लेवल पर इन कोस्टल रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का, इनको एक तरीके से ओवरलुक करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाएगा। ये आपके बेसिकली देखोगे अपेक्स बॉडी हो गई नेशनल लेवल पर, दिस इज योर स्टेट एंड यूटी के लेवल पर बॉडी हो गई। देन इसके बाद आपकी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज होती हैं, ठीक है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं। तो ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरिंग वगैरह करते रहते हैं कि कोस्टल एरिया में जो पॉल्यूशन वगैरह का लेवल है कैसे चल रहा है। देन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी आपका है, ठीक है, रिसर्च वगैरह करता रहता है। एंड देन सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि फिशरीज रिलेटेड चीज़ों को देखकर चीज़ों को जो है रेगुलेट करता है। ये कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, इन सब में कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही कोई जो है बेसिकली चीज यहाँ पर की जाती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब देखो 2022 में ही, मतलब बहुत पुराना नहीं, क्योंकि ये जो रेगुलेशंस गाइडलाइंस थे ना ये बहुत न्यूज़ में थे, तो 22 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई आपको कोस्टल इरोजन के जो कॉजेज हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो एक्सप्लेन करने हैं। एंड देन व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कम्बैक्टिंग द हजार्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप ये जो रेगुलेशन जोन का एक CRZ 1, 1B है ना, इस तरह की जो ये एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होती है, ये आपको समझ में आ गई होगी। कई बार बुक में ना सिर्फ लिखा रहता है कि लो टाइड लाइन, हाई टाइड लाइन, ये होता क्या है यही समझ में नहीं आता। तो पानी ये है, दिस इज योर कोस्ट लाइन। जब टाइड आएगा तो पानी आपका जमीन की तरफ भरेगा, जब लो टाइड आता है तो जहां तक पानी जाता है दिस इज योर लो टाइड लाइन। जब बड़ा टाइड आएगा पानी थोड़ा और अंदर तक भरेगा, दिस इज योर हाई टाइड लाइन। उससे फिर वो जो है थोड़ा नापते हैं बीच का जो एरिया है दोनों टाइड लाइन के बीच का, इंटरटाइडल जोन्स। परफेक्ट है, अब बहुत ही आराम से आपको ये जो है समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 की तरफ। ठीक है, आई होप कि जो भी पढ़ा है समझ में आ गया है। ठीक है, इन केस अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपका जो डाउट है वो देख लूंगी। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 14, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अगेन थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो आपको पता है कि जो आपके फॉरेस्ट हैं वो बेसिकली इस प्लेनेट पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट है। फॉरेस्ट है तो सब कुछ है, क्योंकि अगर आप देखो जो आपके फॉरेस्ट हैं, सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, एक वाटर साइकिल को बेसिकली मेंटेन करके रखते हैं।
ये जो वाटर साइकिल है इसकी वजह से रेन होती है ना, रेन होती है तो आप देखोगे कि आपको अपने प्लैनेट पर एक प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, चाहे वो आपका पीने का पानी हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपकी बायोडाइवर्सिटी हो। और क्या करते हैं, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने की वजह से जो हम ये इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, तो स्टोर करते हैं तो उसमें हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए जो दो मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट हैं हमारे लाइफ के लिए, है ना, बल्कि तीन की बात कर लो, एयर, वाटर एंड फूड, राइट। ना हवा के बिना रह सकते हो, ना पानी के बिना रह सकते हो, ना फूड के बिना रह सकते हो, ये तीनों ही हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो फॉरेस्ट है ये ना जाने कितनी अनगिनत प्रजातियों के लिए एक होम, एक हैबिटेट भी देते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें इन फॉरेस्ट से नहीं मिलता। एंड देन उसके बाद इनसे जो बहुत सारे आप बेसिकली प्रोडक्ट्स आप पाते हो, एंड देन उनको जो हम यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोसेस करते हैं, मार्केट में उतरते हैं, वो तो अनगिनत हो जाएगा फिर। बट आप देखोगे तो जो आपका वाटर है, एयर है, फूड है और बहुत सारी स्पीसीज का जो होम है ये हमें फॉरेस्ट देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूशियल है इस प्लैनेट पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अब इन फॉरेस्ट में अगर आपको क्या देखने को मिलना शुरू हो जाए, अगर इनमें बेसिकली आपको एक तरीके से इनको आपको इंटेंशनली जो है इनकी कटाई करनी शुरू कर दो और जो फॉरेस्ट लैंड यूज है वो चेंज हो जाए, यानी कि जंगल के जमीन का आप कन्वर्ट कर ले रहे हो किसी और चीज में यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जंगल साफ कर दिए, रोड बना दी, जंगल साफ कर दिए, वहां पे कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने जो आपके माउंटेनियस रीजन थे वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को क्लीन किया था और जो टी, रबर, कॉफी है, ये जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं इनके कल्टीवेशन को प्रमोट किया था। बहुत सारा जंगल अंग्रेजों की तरफ से काटा गया था टिम्बर के लिए, एंड उस टिम्बर को उन्होंने जो है बेसिकली रेलवे में, अपनी इंडस्ट्रीज में जो है यूज किया था। एक्सप्लॉइटेशन जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से बहुत ज्यादा हुआ था। परफेक्ट है। चलो, तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो नेचुरली तो नहीं होता। अब तक हम देखते आ रहे थे कि कोई भी चीज अगर हो रही है उसके जो कॉजेस की बात करें तो नेचुरल मैन मेड हम कॉजेस की बात कर रहे थे, बट डिफॉरेस्टेशन मैन मेड ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो पेड़ मरते हैं और नए पनपते हैं, वो जो एक नेचुरल साइकिल है ना, उसमें डिफॉरेस्टेशन नहीं है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़े एरिया में जो है पेड़ का पूरा क्लीन हो जाना और कई बार तो वापस से उनको रीजनरेट होने का मौका भी नहीं दिया जाता, तो जमीन साफ हो गई जंगल से। तो ये नेचुरली नहीं होता, ये मैन मेड ही होता है, ठीक है। अब बहुत सारे रीजन है क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो आप देखिए कि हमें क्या चाहिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन चाहिए, तो ठीक है आप डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, टिम्बर आपको चाहिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए, फर्नीचर एंड ऑल तो होता है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको शायद टिम्बर चाहिए अपने घर के खिड़की दरवाजे बनाने के लिए। आप जंगल की जमीन साफ करके क्या है, एक रोड, एक रेल का आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। फिर अगर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसकी वजह से हीट बढ़ रही है, तो आपको वाइल्ड फायर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो वाइल्ड फायर्स होते हैं इनकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के पीछे का रीजन तो ह्यूमन एक्टिविटीज ही मोस्टली है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है भाई डिफॉरेस्टेशन का, आप बताइए। और क्या रीजन हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। दोनों ही प्रकार से आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, और आपको इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करने के लिए, उनका बेसिकली एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए भी जमीन चाहिए, तो भी जो है डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है।
इसी तरह और बहुत सारे आप कारण देख सकते हो जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो वन है वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आप कह लीजिए कि जो ह्यूमन है वो डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट यानी कि क्या कहा जाता है, विकास। एक तो ये वर्ड बड़ा ही ना आप देखेंगे मिसयूज होने लगा है। तो यानी कि जो ह्यूमंस है वो विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर ये होगा है ना, तो बेसिकली ये तो कॉजेस है, इसके इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेंगे, इसके इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जो आपका ये वाटर साइकिल है ना, जो कि बेसिकली आपकी रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये यहाँ पर क्या है, एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। परफेक्ट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सूखा पड़ेगा, ड्रॉट आएगा। अगर ड्रॉट आएगा, सूखा पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एग्रीकल्चर कोलैप्स करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर कोलैप्स करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी, खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। परफेक्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आए। और बताइए और क्या होगा भाई, फूड इनसिक्योरिटी। और इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ड्रॉट पड़ गया है तो जो आपकी सॉइल है ना, उसके अंदर जो एक मॉइस्चर होता है वो भी कम होगा। जब मिट्टी के अंदर मॉइस्चर कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल वेजिटेशन होता है, जो आपके जंगली फूल पौधे वनस्पतियां, ये वेजिटेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब ये वेजिटेशन भी कम हो जाएगा, जो कुछ बचा कुचा होगा वो क्या है, झाड़ियां बन जाएंगी। इसकी वजह से अगेन क्या होगा, वाइल्ड फायर्स देखने को मिलेंगे। वाइल्ड फायर्स देखने को मिलेंगे तो जो आपके ट्रीज थे उनके अंदर जो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर हो रखा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर फिर से रिलीज होगा तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं पे बारिश इतनी ज्यादा कि बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा इतना ज्यादा कि मतलब हालत खराब हो गई। और क्या हो सकता है इसके अलावा, भाई फूड इनसिक्योरिटी तो हो ही गई, वाटर साइकिल खराब हुई है तो धीरे धीरे आपको क्या है, जो फ्रेश वाटर है ना, जो रेन से आपको मिलता है, इस फ्रेश वाटर की तंगी देखने को मिलेगी, पानी की किल्लत हो जाएगी। और क्या हो सकता है, जो बहुत सारे कच्चे मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए आप यहाँ पे डिपेंड करते हैं, वो यहाँ पे जो है बेसिकली खत्म हो जाएंगे। एंड जो इतनी सारी प्रजातियों को ये घर देते हैं, केवल 90,000 से ज्यादा एनिमल्स की स्पीसीज तो हम इंडिया में ही जानते हैं, है ना। तो जो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे, इतनी सारी जो स्पीसीज है उनका जो हैबिटेट है वो यहाँ पे क्या डिस्ट्रक्ट होगा। तो पूरी की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है प्लैनेट की, जो पूरी की पूरी प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जीवन खत्म होने लगेगा, राइट है, जीवन खत्म होने लगेगा। ये चीजें जो है ध्यान रखनी है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन बेसिकली इम्पैक्ट्स को और कॉजेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही अब हम क्या करेंगे, जो फिर बहुत सारे इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए लिए गए हैं, उनको भी डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन क्योंकि ये काफी सारा जो है बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको जो हमारी बाद वाली क्लास होगी, ठीक है, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, उसमें जो हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम अपनी क्लास को आज एंड करते हैं। एंड यस, जाने से पहले अगेन P2I बैच 11 अगस्त मॉर्निंग बैच, 3 इंफॉर्मेशन है, इनको भूलना नहीं है। प्लीज मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर पिंग कीजिए। और बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने जो बाकी की आपकी क्लासेस ली हुई है उनकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। और ये जो हमने डिफॉरेस्टेशन का एक पूरा चार्ट बनाया, प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। आने वाली क्लास में हम इसको थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।